Hello everyone, welcome back to the class. So today we are going to do current electricity of class 11th for MST CET 2023, right? तो मार्च CET के लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं जिसका वेटेज फिलहाल जो है हमारा क्लास 11th के लिए वो 1 से 2 मार्क्स का ही है, ज्यादा नहीं है। और 12th के लिए भी एक आप 2 मार्क्स का पकड़ सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे CET के लिए जो करंट से आपके मतलब जो वेटेज है वो 2 से 3 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट द टॉपिक, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस यहाँ पर कुछ फॉर्मुले है। सबसे पहले हम फॉर्मुले को गो थ्रू करेंगे और फॉर्मुले को गो थ्रू करने के बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 11th के ऊपर बेस्ड होगा। तो आज का पूरा टॉपिक जो है क्लास 11 पे बेस्ड होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या करना है इसके अंदर, कितना करना है, आपको सारा फॉर्मुला यहाँ पे मैंने दे दिया है। और आपको ये फॉर्मुला जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहां पर जाइए, आपको उस लिंक को ज्वाइन करिए, आपको सारा जो है ये शीट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज डी क्यू बाय डी टी। क्या दिया बच्चों? डी क्यू बाय डी टी। तो आई हमारा क्या है? डी क्यू बाय डी टी है। एंड डी क्यू बाय डी टी इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस करंट। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। नॉर्मली जनरली आप ये लिखते हो, राइट। तो ये इंस्टेंटेनियस है। अगर आपने डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख दिया तो ये आपका हो जाएगा क्या? एवरेज। ओम्स लॉ सबको पता है। ओम्स लॉ इज व्हाट? V is equals to RI, and where R is your nothing but it's a constant of proportionality here, but this R remain constant unless and until your external parameters like temperature, resistance or like temperature हो गया, material of the wire हो गया, length of the wire हो गया, cross section area of the wire हो गया। जब तक ये सब कांस्टेंट है तब तक R कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये भी वेरी करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, राइट। देखो बच्चों, देर आर डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन दोनों में डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको समझते हैं। कई लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता है, दोनों को लगता है सेम है या समझ में ही नहीं आता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, जो हमारा रेजिस्टेंस है और जो हमारी रेजिस्टिविटी है, दोनों में क्या डिफरेंस? जो सी रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, रेजिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, और जो रेजिस्टिविटी होती है ना बच्चों, ये होता है मटेरियल डिपेंडेंट। ओके, रेजिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, रेजिस्टेंस इज मटेरियल डिपेंडेंट। अब बोलोगे, कई लोग बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया आपने जो बोला, मतलब क्या ऑब्जेक्ट क्या रेजिस्टेंस, राइट। तो मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट और मटेरियल डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली। चलो मान लो मेरे पास ना एक कॉपर की शीट है। क्या है? कॉपर की शीट है। इस कॉपर की शीट से मैंने एक वायर बनाया कुछ L लेंथ का। मैंने और एक वायर बनाया जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब थोड़ा सा मोटा है वायर। एक और वायर बनाया जो थोड़ा और मोटा है, लेंथ में और बड़ा है। और मैंने कुछ और एक शेप बना दिया। मैंने 4 चीज बनाई इस कॉपर की शीट से, राइट। तो ये जो चारों चीजें मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हो ये चारों जो ऑब्जेक्ट हैं इनका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। और हमें पता होता है हमारा जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अगर आप लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। बट रेजिस्टिविटी इस केस में चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी इज मटेरियल डिपेंडेंट और ये चारों ऑब्जेक्ट जो मेरे हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो अगर चारों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से बने हैं तो भाई इनका रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मटेरियल डिपेंडेंट है। अनलेस एंड अनटिल मैं किसी मटेरियल को चेंज ना करूं, या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये, राइट। तो अगर मैं उसका मटेरियल और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। बट रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, इवन दो दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सब सेम मटेरियल से बने हुए हैं, पर सबका जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट है। इसलिए मैं बताया कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है यहां पर? मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप सबको पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, राइट। तो बेसिकली ये दोनों को ही सॉल्व करके हमें ये मिलता है, जहां पे रो हमारा जो है इसे ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं और ये हम कांस्टेंट लेते हैं। देखो ना, एज अ कांस्टेंट लिया ना हमने उसको, राइट। उसका यूनिट है ओम मीटर।
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब भी हम किसी भी वायर में या कंडक्टर में एक बैटरी लगाते हैं, राइट, एक बैटरी जब भी हम लगाते हैं तो हमने बोला कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है या अप्लाई किया है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव इनसाइड द बैटरी। तो जैसे ही हम बैटरी में सेल लगाते हैं ना, उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम वेलोसिटी थी वो सडनली चेंज हो जाती है किसी एक वेलोसिटी पे। उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। जैसे होता है ना, आपने देखा है, आप भागे भागे जा रहे हो बहुत स्पीड में, अचानक से सर को देख लिया और अचानक से रुक गए और स्पीड चेंज कर ली, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, है ना। तो उस केस में जो होता है ना, उस बच्चा जो दौड़ दौड़ के जा रहा था और सामने टीचर को देख लिया तो उसने कॉरिडोर से अपना क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। तो कैसे वो ड्रिफ्ट लगाता है, राइट। तो उस तरीके से कुछ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बच्चों, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है ई टाउ एम बाई ई। और एक बात याद रखना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका रेंज 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। पर वही अगर हम रैंडम वेलोसिटी की बात करें तो 10 पावर आप बोल सकते हो 4 से लेके 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के बीच में होती है, राइट, रैंडम वेलोसिटी। मतलब रैंडम में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, पर ड्रिफ्ट में वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब बैटरी लगा दो और जो इलेक्ट्रॉन जो मेरे फ्लो हो रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन इतने कम स्पीड से फ्लो होते हैं, 10⁻³ मतलब आप सोच लो भाई 0.001 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इनकी, बहुत कम स्पीड हो जाती है। तो वीडी का फॉर्मूला है हमारा, राइट। तो वीडी इज इक्वल्स टू E कैपिटल E टाउ बाय m, वेर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये E जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है, और m जो है उसका क्या है, मास है। Vd को हम एक फॉर्मूले से और डिफाइन करते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। Vd इज इक्वल्स टू J बाय Ne, वेर J इज करंट डेंसिटी। देखो यहां पर दिया है J इज करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं I/A, करंट पर यूनिट एरिया। तो Vd का एक और फॉर्मूला बन जाता है I/ANE या फिर J/Ne, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए है, करंट डेंसिटी के, मतलब Vd के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो आप यहां पर I को जो है I इज इक्वल टू V/R भी लिख सकते हो, V/R/ANE। तो यहाँ पे जो Vd है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ओके। तो ये भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, गो थ्रू विद देम, ओके। ये सिग्मा है हमारा कंडक्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा लाइक मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज व्हाट, म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन E, ठीक है। तो मोबिलिटी मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की अगर मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, यू विल गेट दी मोबिलिटी। Vd की वैल्यू यहाँ पे ऊपर ही लिखी है हमने, राइट। ये जो Vd की वैल्यू है, ये Vd की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप तो आपको मिल जाएगा E टाउ बाय m, E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलेस कुछ यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं तो हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो टोटल रेजिस्टेंस एड अप होगा, एंड व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होगा बट रेसिप्रोकल्स में, तो 1/R1 + 1/R2, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है, कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर जो आपको काम में आ जाएंगी। रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में लगाते हैं बच्चों, तो जो मेरा टोटल करंट है, सर्किट क्लोज किया, जो मेरा टोटल करंट सर्किट में फ्लो होता है ना, तो वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। मतलब हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे करंट आने के बाद जंक्शन है ना, करंट डिवाइड हो जाता है, ऊपर कुछ करंट जाता है और कुछ करंट यहाँ पे नीचे जाता है, तो करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है बट सीरीज में इट रिमेन्स सेम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मेरे ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इन सबकी वैल्यू R है तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट जिसको हम बोलेंगे, इट इज गिवन बाय n टाइम्स ऑफ R। पैरेलल में अगर मेरे सारे रेजिस्टेंस सेम है, R है, तो यहां पर जो मेरा R इक्विवेलेंट होगा दैट इज R बाय n, ठीक है। वेयर व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट गिवन बाय दिस दोज रेजिस्टेंस, ओके। तो ये फॉर्मूला है, ये इसको हम करंट डिवाइडर लॉ भी बोलते हैं,
इन केस में। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर लेट्स से I2 फाइंड आउट करना है, तो मेरा I2 का जो फॉर्मूला होगा, राइट, दैट इज R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखो मेरे को I2 करंट चाहिए, तो I2 में मैं R2 नहीं लेता हूं, इंटू मतलब R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। वही अगर मुझे यहां पर चाहिए होगा I1, तो मैं यहां पे लूंगा R2, द करंट थ्रू R2, अगेन R प्लस 1 R2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये करंट डिवाइडर लॉ है जिसको हम बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको सिंपली याद रखना है, कहीं कहीं पर आपको यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल वाला केस। तो जो सेल्स आपके सीरीज में है या पैरेलल में है, तो इंपॉर्टेंट यहां पर है सेल्स। देखो अभी दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है प्राइमरी सेल्स, एक होता है सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जो होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड इरिवर्सिबल? मतलब इनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आपके पास डैनियल सेल हो गया या फिर सेक्लेन सेल हो गया, राइट। जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ना, दे आर रिवर्सिबल। प्राइमरी सेल्स आर इरिवर्सिबल, सेकेंडरी सेल्स आर रिवर्सिबल। इनको आप दोबारा से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल की जो चार्जर बैटरी होती है, दैट इज द रिवर्सिबल, राइट। पर जो हमारे ये क्या कहते हैं घड़ी में जो सेल्स लगते हैं, ये वॉच जो है इसमें जो सेल लगे हुए हैं, ये सारे सेल्स कैसे हमारे इरिवर्सिबल है। इन यूज इन थ्रो, एक बार यूज कर दो फिर, मतलब अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है यार, क्या आपको सिखा रहा हूं मैं। चलो ठीक है ओके। फिर हमारी बात आ जाती है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर, राइट। और इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी देखो जो है ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये ईएमएफ जो है जनरेट होता है किसी भी सर्किट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सर्किट दिखा दी, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये ईएमएफ, ये स्मॉल आर और ये हमारा हो गया आर। तो यहां पे देखो दिया है, इट इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल्स व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर यहां से सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, मान लो स्विच को हमने ओपन रखा हुआ है, तो हमारा जो V होगा वो इक्वल्स टू होगा क्या, E। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज IR, वो इक्वल हो जाएगा E माइनस IR। आप किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके इसको निकाल सकते हो, बट अभी कोई बात नहीं, आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू E माइनस IR क्लास 11th में, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो V is the total potential drop across the resistance, E is the EMF minus IR, where IR is the potential drop across your internal resistance। ठीक है, IR जो है ये भी मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है पर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। और ये जो फॉर्मूला माइनस आया है ना बच्चों, ये कब होता है, ये होता है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। कब होता है, इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी से जब करंट ड्रॉ होता है। पर जब बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, मतलब जब हमारे बैटरी में करंट आता है, राइट, जैसे कि हम हमारे फोन को जब चार्ज करते हैं तो उस वक्त चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग नहीं होता है। चार्जिंग के केस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, E प्लस IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। जब हमारा करंट ड्रॉ नहीं होगा बैटरी से तो प्लस आ जाएगा। देखो दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पर दे रखे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, सबको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हम बैटरी के साथ जो हमारा मतलब बैटरी के साथ जो छोटा सा रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी EMF। आपने इंटरनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा है कि हाउ वी वेरी दी इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, बाय चेंजिंग द रॉड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द रॉड, राइट, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, अगर सेल्स हमारे सीरीज में है या पैरेलल में है तो टोटल EMF या टोटल करंट हमारा क्या होगा। देखो जब भी सेल्स हमारे पैरेलल में सीरीज में होते हैं ना, तो टोटल EMF एड अप हो जाता है। मतलब हमारा जो E इक्विवेलेंट होगा दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, पर इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR के फॉर्म में लिखूं, तो मेरा जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, समेशन ऑफ टोटल EMF E इक्विवेलेंट माइनस I बाहर लेंगे, समेशन ऑफ, ये समेशन कैसा बन गया यार, this will be equivalent to summation of R equivalent। ठीक है, this will be my total potential drop, right, या total potential in the case of parallel combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है, सॉरी नॉट सीरीज, दिस इज माय सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अभी पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका टोटल EMF होता है ना बच्चों, टोटल EMF इट इज गिवन बाय E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट को आप लिखोगे
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस En अपॉन Rn, जितने भी है सबको ऐड करते जाओ, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है ये करंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया आपको इस केस में, ये फॉर्मूले को भी याद रख लो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिक्स्ड ग्रुपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपको। इवन ये जो फॉर्मूला हमने किया V इज इक्वल टू E माइनस IR, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला पार्ट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिक्स्ड ग्रुपिंग और m रोज ऑफ n सेल्स, राइट। तो इसको बताता हूं मैं आपको क्या है। C, एज यू कैन सी हियर, मेरे पास नीचे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सीरीज में 4 सेल लगे हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ सेल सीरीज में लगे हैं ना, उसको हम n से डिफाइन करते हैं। तो व्हाट n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। और देखो कितने रोज है, 1 2 3 रोज है। तो m जो है वो क्या डिफाइन करता है हमारा, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितने रोज है, ओके, ये डिफाइन करता है। तो ये m और n वाला रेशियो ना बहुत तगड़ा है बच्चों। और यहाँ पे आपको जो, अगर आपको फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कितने सेल्स कनेक्टेड है, तो आपको सिंपली n नंबर ऑफ सेल्स निकालना है, तो आप m इंटू n कर दोगे। क्या करोगे, m इंटू n, आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने लगे ये मिल जाएंगे। इस केस में आपको करंट फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला आप यूज करोगे, I इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E, where E is the EMF of individual cell. E क्या होगा, EMF of individual cells divided by R plus n times of small r upon n. अब ये कैपिटल R क्या होगा, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये n क्या होगा, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, और m क्या होगा, नंबर ऑफ रोज। स्मॉल r क्या होगा, ये जो सेल्स लगे हैं ना जिनका EMF है, इनके बाजू में छोटा सा ना इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगता है, जो अभी इस फिगर में नहीं शो किया हुआ है, ये उसकी R की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको ये सब गिवन डेटा है तो आपको I निकालने बोलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू गो विद दिस, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है। किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होता है, जब भी बच्चों आपको पावर मैक्सिमम बोल के आ जाए तो आपको एक बात याद रखना है, आपका जो भी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लाइक सोर्स से, ठीक है। जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा जब भी आपको पावर मैक्सिमम बोलेगा। यही लगा के आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। मैक्सिमम पावर होगा तो आपको डायरेक्ट रिलेशन बनता है E²/4R, ये रिलेशन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, रिलेशन याद रख के जाना है। फिर पावर डेसिपेशन, कितना पावर लॉस होता है, तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है V/I लिखो, आप V इंटू I लिखो, या फिर आप I²R लिखो, या फिर V²/R लिखो। ये सब आपके फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे, पावर डेसिपेशन के लिए, ठीक है। बाकी ये बेसिक कन्वर्जन है, राइट। 1 यूनिट को हम कितना जूल में लिखते हैं। फिर अगर पावर, अगर मान लो 2 बल्ब हमारे हैं लाइक दिस, मैंने 2 बल्ब को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जब 2 बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो जो टोटल पावर जो होता है ना, मेरा पावर डेसिपेट जो होता है वो एडअप हो जाता है P1 प्लस P2। और अगर इनको ही मैंने पैरेलल कनेक्ट किया लाइक दिस, राइट, 2 बल्ब को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया, तो मेरा जो यहां पर पावर डेसिपेशन होता है टोटल इक्विवेलेंट वो होता है P1 डॉट P2 अपॉन P1 प्लस P2। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला सारा, ओके। तो पैरेलल सीरीज वाला जो है पावर, तो बेसिकली पावर कंजम्पशन अब किस में ज्यादा दिख रहा है आपको, राइट, सीरीज में। सीरीज में जब भी आपके डिवाइसेस लगेंगी तो आपका पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा होगा, जब डिवाइसेस आपके पैरेलल में लगेंगे तो पावर कंजम्पशन काफी कम होगा। इसी वजह से हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ना, एसी, पंखा, टीवी, लाइट्स, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ पैरेलल में है। पैरेलल के बहुत फायदे हैं बच्चों। पैरेलल में लगाने से क्या होता है कि हमारा जो, अगर देखो अभी सीरीज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट जा रहा है, मान लो ये डिवाइस डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये डिवाइस डैमेज हो गया तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा डिवाइस डैमेज हो गया, और दूसरी बात करंट हमारा जो है आगे जाना भी बंद हो जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। पैरेलल में क्या होता है, अगर कोई डिवाइस डैमेज होता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस डैमेज हो रखा है, ठीक है। तो ये इसका और एक फायदा हो जाता है, ओके। चलो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ईगरली वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चंस, ओके। MST CET 2004 का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस में, A strong wire is stretched so that its length become 2 times। तो एक स्ट्रॉन्ग वायर है, उसको स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं, थिक,
एक थिक वायर है, उसको आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो आपको पूछा है इस केस में कि रेजिस्टेंस का रेशियो चेंज का निकालना है आपको। अब इसमें देखो आपको गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, आपको जो इनिशियल लेंथ दिया है, लेट्स से वो मैंने L1 ले लिया, और जो मेरा फाइनल लेंथ है लेट्स उसको मैंने L2 ले लिया, बट आई नो माई L2 इज 2 टाइम्स ऑफ L1। देखो स्टेटमेंट दिया है ना, लेंथ बिकम 2 टाइम्स, क्या हो रहा है, 2 टाइम्स लेंथ बन रहा है। ओके, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। बच्चों जब डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। एंड आपको बोला है चेंज इन द रेशियो। इसमें बच्चों कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो R2 माइनस R1 निकाल देते हैं, लेट्स फाइनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, वो लोग ये निकालेंगे और आपको बता दो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा यहां पर, तो हो गई यहां पे गड़बड़। क्वेश्चन बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, जस्ट सी हियर, दे हैव गिवन यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। मतलब वायर के रेजिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मींस यू नीड टू फाइंड हियर, you need to find here डेल्टा R अपॉन R1। क्या निकालना है, डेल्टा R अपॉन R। अच्छा R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, R2 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस। तो आपको ये निकालना है, और बच्चे क्या निकाल के आएंगे पता है, R2 अपॉन R1, बच्चे ये निकाल के आएंगे और ये भी मिल जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा डेल्टा R क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा R विल बी R2 माइनस R1, ठीक है। तो अगर मुझे R2 का वैल्यू मिल गया या R1 का मिल गया, सबट्रैक्ट करके मैं डेल्टा R निकाल लूंगा, और R1 मुझे पता है तो मैं यहाँ पे मतलब R1 को R1 ही एज्यूम कर लेंगे हम लोग। चलो, तो सिंस आई नो कि मेरा जो R होता है वो होता है रो L बाय ए, क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाय ए। अब देखो मटेरियल मेरा सेम है, मैंने स्ट्रेच किया, मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होने वाली, तो उसको मैं रो ही रहने देता हूं। L1 A1 ले लेता हूं, ये R1 हो जाएगा, और जो मेरा R2 होगा वो हो जाएगा रो L2 बाय A2। बट देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे एरिया के बारे में नहीं बताया है। बच्चे कई बार दिमाग लगाते हैं कि बोलते हैं अगर मैंने वायर को स्ट्रेच किया, उसका लेंथ 2 टाइम्स हो गया, तो एरिया विल हाफ। अगर आप ये दिमाग लगा के क्वेश्चन करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट हमेशा मत लगाओ बच्चों, क्योंकि ऐसा बोला नहीं गया क्वेश्चन में, ऐसा नहीं बोला गया। अगर आप वो दिमाग लगाओगे तो आपका मे बी चांसेस है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो आपको यहां पर दिया है कि देयर इज नो चेंज इन इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी वाला केस लेके चलेंगे। तो डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यहां पे इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मैं एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, और ऊपर भी लेंथ से कर दिया मैंने, यहां भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब मैं इनका रेशियो निकाल लूंगा, R2 बाय R1 क्या देगा मुझे, रो L1 स्क्वायर बाय वॉल्यूम द होल डिवाइड बाय रो L2 स्क्वायर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, रो रो कैंसिल, मुझे क्या मिला, R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी मिली मुझे बच्चों, L1 स्क्वायर बाय L2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R1 को उधर लेके जाओ, तो R2 विल बी L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर इंटू R1। बट हमें पता है कि हमारा मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, इधर L2 लिखना है, इधर L1 लिखना है ना, क्योंकि हमने रेशियो उल्टा लिया ना, ये L2 ये L1, ये L2 ये वाला L1, ठीक है। अच्छा L2 मेरा कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L1 है, तो मैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 की वैल्यू है ना, तो L2 इज 2 टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर डिवाइड बाय L1 का स्क्वायर इंटू, चलो अच्छा इसको यहाँ रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर इंटू L1 स्क्वायर इंटू R1। ये R1 को मैं यहाँ लेके गया राइट साइड में, L1 स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे R2 की वैल्यू मिल गई 4 टाइम्स ऑफ R1। R2 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ, बस काम खत्म, R2 मिल गया है। डेल्टा R निकाल लो, डेल्टा R कितना आएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R2 इज 4 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R1 विच इज
3 टाइम्स ऑफ R1। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा आर अपॉन R1। डेल्टा आर कितना है, 3 टाइम्स ऑफ R1, और R1 कितना है, R1 कैंसिल, बचा क्या, 3/1। तो रेशियो आ गया मुझे 3:1, है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, दैट इज रेशियो 3:1। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहां पर देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, a wire has a resistance of 4 ohm is stretched twice its original length, the resistance of the stretched wire would be। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आएंगे। एक वायर है, उसको 2 टाइम स्ट्रेच किया, 3 टाइम स्ट्रेच किया, 10 टाइम स्ट्रेच किया, व्हाट विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए ढांसू आपको ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक लगाना बच्चों, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो भी मेरा फाइनल रेजिस्टेंस होता है ना, वो n² टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। ये आपको पहले तो याद रख लेना है, ढांसू शॉर्टकट है ये। क्या बोला मैंने, जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो n² टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस गिवन है या जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसका। तो जैसे कि मेरा वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम, तो मुझे R कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। कितने टाइम स्ट्रेच किया, 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी, तो मुझे R डैश निकालना है। अरे यार अब तो आप भी बता दोगे R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 4 16, हो गया सॉल्व। लो आ गया आंसर ऑप्शन डी। इजी था कि नहीं था? नहीं तो उसको ढूंढते रह जाते, तड़पते रह जाते, इसके अंदर आंसर नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला, अगर इसमें बोला होता वायर इज स्ट्रेच यू कैन से लेट्स से 10 टाइम्स या 5 टाइम्स, तो क्या करोगे, n की वैल्यू 5 ले लो या 10 ले लो। 10 ले लिया तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100 इंटू 4 कर दो, 400। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, तो एक सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2.1 वोल्ट, विच गिव्स एन करंट ऑफ 0.2, तो आपको आई दिया हुआ है 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस, ओके, आर दिया हुआ है 10 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला हुआ है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, दैट अच्छा आपको V वाला तो नहीं लगा, ये वाला लगा दो, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये लगा दोगे। ये किधर से आ गया, देखो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, V को हम क्या लिखते हैं, आई आर इक्वल्स टू E माइनस आई आर। इसको इधर लेके जाओ, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल्स टू ई, आई कॉमन लोगे, R प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ई, तो आपका I कितना हो जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, बस सब डेटा गिवन है, स्मॉल r निकालना है, तो एक काम करो यहीं से निकाल लो, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। ठीक है ना, स्मॉल r निकालने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाय I इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r, तो E कितना दिया आपको, 2.1 डिवाइड बाय 0.2, R को इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्मॉल r बच जाएगा, तो दिस विल गिव यू 10.5 माइनस R कितना दिया तुम्हें, 10 दिया हुआ है, इक्वल टू स्मॉल r, तो स्मॉल r आ गया 0.5 ओम। ठीक है, तो यस 0.5 ओम इज आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है, टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेजिस्टर, एक रेजिस्टर से मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टर है, आर की वैल्यू तुम्हें जो है 2.5 ओम दिया हुआ है, वन कैन यूज m रोज ऑफ सेल एंड n रोज ऑफ सेल, देखो ये m n वाला केस आ गया। ठीक है, तो आपको, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.5, आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ m and n इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 45। यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल m है वो देते हैं हम m इंटू n से, where m is the number of cells in rows, n is the number of cells in series। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मुझे यहाँ पर m ये फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो m की, अच्छा ये तो मुझे दिया हुआ है 45, कैपिटल M की वैल्यू गिवन है, कितना दिया हमें 45, हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करिए, m कितना है, n कितना है। अब ऑप्शन में देखोगे तो जितने भी m और n की वैल्यू दी, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको आंसर 45 आ जाएगा, पर सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर आपको जो मैंने ऊपर मार्किंग दिया है ना, टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके तो तो टू गेट मैक्सिमम करंट, देखो मैक्सिमम करंट के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, एम आर इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर, एम आर इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर। अब मुझे एम तो नहीं पता, कैपिटल आर पता है, कितना दिया मुझे 2.5, तो ये हो गया मेरा 2.5 इक्वल्स टू एन स्मॉल आर कितना मेरा 0.5। इसको उधर लेके जाओ तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर एक काम करते हैं, एन एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम निकालते हैं, वो जरा इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना, ये डिवाइड में भी। तो मुझे ये इधर तो एम 2.5 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू एन, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस विल गिव मी 5m इक्वल्स टू एन, ठीक है, ये मेरे को 5m एन की वैल्यू मिल गई। सिंस आई नो ये वाला इक्वेशन 1 कि माय कैपिटल एम इज m इंटू एन, कैपिटल एम कितना बच्चों 45 है, m कितना है नहीं पता, n पता है कितना 5 टाइम्स ऑफ m, तो दिस विल गिव मी 5m स्क्वायर, और ये 45 5 को उधर लाके डिवाइड करो तो 9m स्क्वायर हो जाएगा, तो m की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, ठीक है, तो m कितना मिल गया 3 मिल गया। अभी m की वैल्यू मिल गई तो n निकालना है, सिंपल यार, अभी जो फॉर्मूला था इक्वेशन 1 वहां पे पुट कर दो, m इक्वल्स टू m इंटू n, तो n इक्वल्स टू m अपॉन स्मॉल m, m कितना है 45, ये कितना है हमारा 3, तो 45 बाय 3 विल गिव यू 15, ठीक है, तो m की वैल्यू 3 m और n की वैल्यू 15, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है, ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, the potential difference is applied across the end of a metallic wire if the potential difference is double the drip velocity will be। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिप वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखो मैंने लिखा था VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है बच्चों, तो यहां पर भी अगर मेरा पोटेंशियल अगर डबल हो रहा है तो ड्रिप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा डबल, तो आप लिख दो सिंस VD is directly proportional to voltage, if VD increases voltage also increases, simple, okay, so option A is the correct answer। Next question, the cell has an EMF of 2 volt and the internal resistance is 0.1, तो EMF दिया है आपको 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम, is connected to the external resistance of 3.9 ohm, the voltage across the cell is, right, तो आपको V निकालना है, राइट, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज, देखो सिंपल है, वोल्टेज का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर हमारा फॉर्मूला है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें आर आई नहीं पता, आई निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, है ना, तो बस आई निकालो, आई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, स्मॉल आर पता है, ई पता है, वी मिल जाएगा, टेक इट एज होमवर्क, आंसर मुझे कमेंट करना है क्या है आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सर्किट इज, किसी गिवन सर्किट के लिए, अभी सर्किट देखो काफी इजी दिया हुआ है आपको, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है भाई, ओके, तो सर्किट कुछ ऐसी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका दिया है 20 वोल्ट, ये आपका दिया है 10 ओम, ये आपका दिया है 15 ओम, और ये आपका दिया हुआ है 30 वोल्ट, ठीक है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या बोला है, द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, वीडियो पॉज करो, टाइम लो, सॉल्व करो, देखो क्या आता है आंसर, ठीक है, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो, नहीं मैंने पॉज करने का, चलो यार मैं ही कर देता हूं, ओके, तो यहां पर आप देखोगे कि पहले तो फाइंड आउट करो कि इस वाले सर्किट में कितना करंट है और करंट कहां, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट विल फ्लो इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहां से करंट इधर जाएगा, यहां से करंट, लेट से ये करंट मेरा I1 है, ये करंट हमारा I2 है, तो फाइंड आउट I1 करंट, अभी I कैसे निकालोगे भाई, V बाय R करके, V कितना है आपका 20 है, R कितना 10, 20 बाय 10 आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, तो I1 कितना मिला 2 एम्पियर, I2 निकालो, I2 कैसे निकलेगा भाई, V बाय R करके, V कितना है 30, R कितना है 15, ये भी कितना आ गया 2 एम्पियर,
तो यहां से भी 2 एम्पियर करंट, वहां से भी 2 एम्पियर करंट, यहां से भी 2 एम्पियर, यहां से भी 2 एम्पियर, दोनों करंट एक दूसरे कर देंगे कैंसल। तो R2 के थ्रू कितना करंट जाएगा? यस माय डियर स्टूडेंट, जीरो करंट। तो जीरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, the current drawn from a battery in a given network, the internal resistance of battery is neglected. Okay, तो इससे कितना करंट ड्रॉ हो रहा है आपको ये बताना है, बट सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ऐसे सर्किट्स के लिए बच्चों आपको सर्किट ओपन करने आना चाहिए। सर्किट ओपन कैसे करेंगे? चलो बैटरी से शुरू करते हैं। ये हमारी हो गई बैटरी, ठीक। बैटरी से ऊपर गए हम लोग, थोड़ा अच्छे से बना रहे भाई, अच्छे से बना। ओके, तो यहां से हम ऊपर की तरफ गए। जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें दिखता है कि देखो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दो लोग कनेक्टेड है। कितने लोग कनेक्टेड है? दो लोग एक साथ। तो दो लोग है तो एक ही बार में तो कनेक्ट नहीं होंगे, तो एक इधर है, एक इधर है। ये 3 ओम का और ये भी 3 ओम का। 3 ओम के जैसे आगे गए फिर से दो लोग कनेक्टेड है, फिर से दो लोग कनेक्टेड है, एक 2 ओम का और एक 5 ओम का। और इस 3 ओम के आगे जाओगे तो देखो 5 ओम फिर से कनेक्टेड है, वही वाला 5 ओम जो ऊपर वाले से कनेक्टेड है। मतलब कि ये कि यहां से आगे गए, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा और एक आ जाएगा बीच में। तो ये 5 ओम जो है आपका बीच में आ गया, और ऊपर ये आ गया 2 ओम और ये भी हो गया अपना 2 ओम, और ये हो गई सर्किट कंप्लीट। अभी इस केस में आपको बोला है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। 6 वोल्ट की बैटरी है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है और I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट कर देना है, राइट। आपको मिल जाएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि ये बीच में जो लगा हुआ है ना, ये देखो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा है थोड़ा थोड़ा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते थे, जिसकी वजह से जो मेरा करंट है वो यहां पर जीरो हो जाएगा। मतलब R5 के अक्रॉस इस वाले लाइन में मेरा कोई करंट नहीं जाएगा, इस वाले लाइन में करंट हो जाएगा जीरो। तो इसको आप कर दोगे नेग्लेक्ट। इसको जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो ये हमारा दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों भी हो गए सीरीज में, और टोटल हो गया हमारा पैरेलल में। दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? ऊपर 5 नीचे 5, और दोनों 5-5 है। मैंने बताया था सेल्स अगर सीरीज में है, अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे हुए हैं तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कितना हो जाएगा? 5, दोनों सेम है ना, तो आप 5 टाइम्स ऑफ n लिख दोगे। तो 5 टाइम्स ऑफ n, n कितना है? 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 2.5, कितना आ जाएगा? 2.5। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मुझे? 2.5। अब आपको निकालना क्या है? I। तो I क्या होता है बच्चों? V बाय 2.5। V कितना है? 6 अपॉन 2.5 करोगे, 6 अपॉन 2.5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन 25। तो 5 12 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10.4 है ना। तो 2.4 आंसर आ गया। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2.4, दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, सिंपल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, V से डिवाइड कर देना है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीटी में देखने बहुत मिलेंगे। दूसरा आपको दिया है इन द गिवन सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अच्छा, ये सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है आपको ये बताना है। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इस केस में। इसमें आपको ये देखना है, देखो ये वाली बैटरी ज्यादा वोल्ट की है, ऊपर वाली बैटरी कम वोल्ट की है। यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, इसका करंट जो है वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा, बराबर, क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ज्यादा किसका होगा? 200 वाले का। तो जब भी दो बैटरीज सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड होती हैं तो ईएमएफ माइनस होता है। तो आप यहां पर क्या करोगे? 200 माइनस 10 विच विल गिव यू 190। तो सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना है? 190। आपको करंट फाइंड आउट करना है I, फिर से आप ईएमएफ अपॉन R कर दो। ईएमएफ कितना है आपका, या वोल्टेज कितना है आपका टोटल सर्किट के अंदर? तो वोल्टेज हम सबको पता है 190 है, और R कितना है? 38 है। तो 19 10 जा 19 2 जा 2 जा 5 जा, आंसर कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट, 5 एम्पियर। क्लियर? ओके, ऐसे टाइप्स के सम आपको आएंगे, आपको करने आना चाहिए। ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल सेल्स कनेक्ट होते हैं, जैसे मान लो ऐसे सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं जो हमारे पास नहीं है बुक्स में।
मल्टीपल सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और अगर एक सेल उल्टा लग जाए, जरा देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, यहां पे देखो नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, मतलब ये वाला सेल उल्टा लगा दिया हमने। तो जब हम ये वाला सेल उल्टा लगाते हैं ना बच्चों, तो ये खुद तो डूबता है, अपने साथ बाजू वाले को भी ले जाता है, मतलब अपने साथ बाजू वाले को भी डुबा देता है, मतलब इन दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो पूरे सर्किट में जो टोटल ईएमएफ होगा वो बचे हुए इन 5 सेल से होगा। तो कभी भी याद रखना, अगर आपके किसी भी सर्किट में एक सेल बंद पड़ता है तो उसकी वजह से बाजू वाला सेल भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उन दोनों का ईएमएफ माइनस कर दोगे, बचा हुआ जो भी है ले लोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने ना एग्जांपल के लिए 50 सेल लगा दिए, कितने, सीरीज में, सीरीज की बात कर रहा हूं, मैंने 50 सेल सीरीज में लगा दिए, ठीक है। हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, कितना है, 2 वोल्ट है। और मैंने बोला कि मैंने ना उसमें से 50 सेल्स में से मैंने 10 सेल उल्टा लगा दिया, रॉन्गली कनेक्टेड। 10 सेल कैसे हो गए मेरे, रॉन्गली कनेक्टेड। अच्छा, एक सेल दूसरे को डुबाएगा, तो 10 सेल 10 सेल्स को डुबा देंगे, मतलब ये 10 सेल जो रॉन्गली कनेक्टेड है इसकी वजह से और 10 सेल गए और 10 सेल चले गए, तो टोटल सेल कितने बचे 50 में से, 20 तो गए, तो 50 माइनस 20 करो, आंसर कितना आ गया, 30। मतलब करंटली कितने सेल्स वर्क कर रहे हैं, 30 सेल्स। तो टोटल ईएमएफ पूछेगा तो क्या करोगे, 30 इंटू 2 करोगे, जो कि आ जाएगा 60 वोल्ट। तो उस केस में टोटल ईएमएफ कितना होगा, 60 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है, तो इसको एक याद रख लो कि आपका जो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा रॉन्गली कनेक्टेड में, आप क्या करोगे, एन, आपका एन इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड, माइनस क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड। तो एन अगर आपको इतना था 50 था, और ये एन डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड, जो कि 10 था मेरा, तो 10 इंटू 2 20 और ये 50 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो आपको यहां पर याद रखनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन उसी जैसा क्वेश्चन सेम। अब इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर के अंदर आप ये देख रहे हो 2 सेल्स कनेक्टेड है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बट आपको P और Q के बीच में जो है क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है, राइट, वोल्टेज P और Q के क्रॉस। तो ये तो पैरेलल कनेक्शन हो गया ना, राइट, P और Q के क्रॉस पूछा तो क्या हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो हमारा जो सेल है वो भी पैरेलल ही कनेक्टेड है और जो रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला था E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसको मैंने E1 ले लिया, इसको मैंने E2 ले लिया, इसको R1 और इसको R2। चलो सॉल्व करते हैं। E1 कितना बच्चों हमारा 4 है, 4 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1, ठीक है। ये मुझे मिला E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, पर मुझे सिर्फ E इक्विवेलेंट चाहिए, हमें सिर्फ पोटेंशियल पूछा है ना। तो R इक्विवेलेंट को यहां लेके जाओ, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 इंटू R इक्विवेलेंट। अच्छा 5 क्या, R इक्विवेलेंट क्या है, जो मेरा स्मॉल रेजिस्टेंस है ना R1 R2 इसका, ठीक है। तो मेरा जो स्मॉल रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लोगे तो 1 2 2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 10/3। तो मेरा जो E इक्विवेलेंट मुझे मिला है 10/3 वोल्ट मिला है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको आज हमने जो भी कुछ किया है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो करते रहिए, राइट। आपको ये सारे पीडीएफ जो हैं टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, जाकर के वहां पे आप कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं मिलता है तो। और जो है यस, इसका पार्ट 2 क्लास 12 के लिए, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर लेके आ रहे होंगे आपके लिए, तो आपको जो है इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बच्चों बाय।